हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। हमारी 3 क्लासें हो चुकी थी, आज हमारी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऊष्माधारिता के बारे में। इससे पहले कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, डेफिनेशंस वाला पार्ट कंप्लीट। उसके बाद में हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देख लिया था। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बाद में हमने एंथैल्पी के बारे में भी देख लिया था। अब हम आगे बात करते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या होती है? ऊष्मा को धारण करने की क्षमता। एक से ऊष्माधारिता क्या होती है? ऊष्मा को धारण करने की क्षमता ऊष्माधारिता कहलाती है। एक बार हम जनरल वे में इसको ऐसे ही ले लेते हैं, जब आगे इसकी फॉर्मूले से इसका डिफाइन करेंगे, जब इसकी जो वेल प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी वो हम उसको बाद में बताएंगे। पहले कि ऊष्मा को जनरल वे में कि ऊष्मा को धारण करने की क्षमता ऊष्माधारिता कहलाती है, कि कोई भी पदार्थ है ऊष्मा को कितना अपने अंदर उसको ग्रहण कर रहा है या धारित कर रहा है, तो ऊष्मा को धारण करने की क्षमता हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि 2 एग्जांपल ले लेते हैं। एक में अपन ले लेते हैं ऑयल, उतना ही 2 लीटर ऑयल ले लिया, और एक में अपन ले लेते हैं पानी ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, उतना ही पानी ले लेते हैं। ठीक है, ये अपना ऑयल हो गया और ये अपना हो गया वाटर, ये दोनों चीज़ें हो गई। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम टेम्परेचर पे, इसको सेम टेम्परेचर, ये ऊष्मा अपने को ऊष्मा देनी है। 40 क्यों दे रहे हैं? Q = 40, Q = 40 को हम ऊष्मा दे रहे हैं। ये अपन ने ऊष्मा इसको दे दी, सेम टेम्परेचर, सेम ऊष्मा दे दी, तो जल्दी तापमान किसका बढ़ेगा? जल्दी गर्म कौन होगा? ऑयल होगा। ऑयल क्यों होगा? क्योंकि इसकी मतलब एक जनरल वे में देख लेते हैं, क्योंकि इसकी ऊष्माधारिता कम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। और इसकी क्या है? वाटर की हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और बहुत देर से बढ़ेगा। ठीक है ना, कम, इसलिए इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ रहा है। ऑयल जल्दी गर्म हो जाएगा और धुआंधार होकर ऊपर उठने लग जाएगा, और वाटर धीरे धीरे गर्म होगा और हीट, इसका टेम्परेचर बाद में बढ़ेगा, पहले नहीं बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा। यानी इसकी ऊष्माधारिता क्या होती है? ज़्यादा, इसलिए इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। आपने ये भी इसको जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपने महासागर या फिर जो समुद्र के तट पर जो शहर होते हैं, उनमें ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी से गर्म नहीं होता है, वो धीरे ही गर्म होता है और वो धीरे ही ठंडा होता है, जिससे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहता है। ठीक है ना, क्योंकि वाटर की वजह से, मतलब उसकी वाटर की जो गुण है ऊष्माधारिता, क्योंकि उसमें टेम्परेचर में धीरे धीरे वृद्धि होती है इसकी ऊष्माधारिता, वो ज़्यादा जितनी भी एक्स्ट्रा हीट होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, और धीरे ही ठंडा होता है। ठीक है, और अब एक अपन ले लेते हैं रेगिस्तान में आप जाते हो तो दिन कितना गर्मी वाला गुजरता है, दिन बहुत गर्मी वाला गुजरता है, क्योंकि वो ऊष्मा जल्दी ही वो गर्म हो रही है। ठीक है, यानी उसकी हीट कैपेसिटी कम है। और अगर अपन देख लेते हैं रात वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है, रात उतनी ही ठंडक भरी गुजरती है। ठीक है ना, वाटर और रेत के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो जल्दी गर्म हो जाता है यानी उसकी ऊष्माधारिता कम है, और जो धीरे गर्म हो रहा है और उसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा है। ठीक है ना, ये हो गया अपने ऑयल को बोले रेत से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, जो हमने आपको महासागर वाला पानी है, ठीक है ना, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं ऊष्माधारिता के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है ना, हमने इसको ऊष्मा दी तो इसके क्या परिवर्तन होगा? इसके टेम्परेचर में परिवर्तित हो रहा है। टेम्परेचर, अगर हम ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो ज़्यादा ताप बढ़ेगा, कम ऊष्मा देंगे तो कम ताप बढ़ेगा। ठीक है ना, जो ऊष्मा हम दे रहे हैं उसको किससे रिलेट कर सकते हैं? टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर से रिलेट कर रहे हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि जो अपन अवशोषित ऊष्मा है ΔQ है, Q जो हम ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ΔT, कि जितनी हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं वो किस में परिवर्तन कर रहा है? ताप में परिवर्तन। उसी की वजह से ताप में परिवर्तन हो रहा है। ताप में
चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, जो अपनी ऊष्मा एब्जॉर्ब की जा रही है, जिस ताप में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अब हम जब कांस्टेंट का साइन हटाते हैं, C इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी, ठीक है ना। अभी अपना C यहाँ पे क्या हो गया, C यहाँ पे क्या हो गया, एक स्थिरांक हो गया। C एक स्थिरांक है जिसे हम क्या कह देंगे, C इक्वल टू ऊष्माधारिता, ये क्या है, C है ऊष्माधारिता, C अपना क्या हो गया, ऊष्माधारिता हो गया, ठीक है, ऊष्माधारिता हो गया। अब यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल देते हैं, C इक्वल टू डेल क्यू, सॉरी Q अपॉन टी, ऊष्मा में भी चेंज कर देते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये अपनी हो गई ऊष्माधारिता। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमें वेल प्रॉपर एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी कैसे लिखनी है, कि हमें किसी पदार्थ का, अगर देखो आप जनरल वे में किसी को डिफाइन कैसे कर देते हो कि नीचे वाली चीज़ को आप क्या कर देते हो 1 और फिर इसको डिफाइन कर देते हो, वैसे ही हम करेंगे कि पदार्थ के 1 डिग्री तापमान, टेम्परेचर को हमने 1 कर दिया, 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो ऊष्मा अवशोषित की जाएगी वो हमारी क्या होगी, ऊष्माधारिता, यानी पदार्थ के प्रति डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, ऊष्माधारिता, ठीक है ना। यहाँ से हम ऊष्माधारिता को डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी ऊष्मा को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो ऊष्माधारिता क्या होती है, 2 टाइप। अब देखो ये जो C है, इस C का मान किसके ऊपर निर्भर करेगा, C जो अपने ऊष्माधारिता आई है, C इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसका किसके ऊपर मान निर्भर करेगा, ठीक है ना। अब देखो एक आपने कोई सिस्टम ले लिया जिसमें 1 लीटर जल है और कोई ले लिया इसमें 5 लीटर है, ठीक है ना। अब जो ऊष्माधारिता है वो निकाय के आकार पर निर्भर करेगी, निकाय की प्रकृति पर निर्भर करेगी। प्रकृति पर मैं मतलब कैसे, पहले मैंने ऑयल लिया था, दूसरे में वाटर लिया था, ऑयल और वाटर दोनों का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है ना, दोनों का नेचर, उसको हीट को एब्जॉर्ब करने का अलग अलग है, तो इसके नेचर पे भी डिपेंड करेगी, इसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड, मात्रा पे भी निर्भर करेगी कि देखो ठीक है, इसमें जब बाद में ये एक फिक्स 1 लीटर है तो इसमें वृद्धि होने लगी, 5 लीटर में थोड़ी धीरे वृद्धि होगी, ऐसे मात्रा पर भी, संगठन भी, प्रकृति, इन सब के ऊपर निर्भर करती है ये ऊष्माधारिता। अब क्या होता है, C जो है अपना क्या, ऊष्माधारिता, जो अपन इसको 2 प्रकार से, उसके 2 मतलब इसको 2 फॉर्म में ले सकते हैं, C यानी ऊष्माधारिता, ये C हो गई। अब C को हम 2 वे में ले सकते हैं। अब हमने पिछली क्लास में बात करी थी, एक आपको बताया था QV और QP। QV क्या होता है, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा, ये बताया था। वैसे ही हम C को भी डिफाइन करेंगे कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होगी, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, CV, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, और दूसरा हो जाएगा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, CP, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें हो गई आपके। अब देखो हम क्या करेंगे, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कितनी होगी वो निकालेंगे, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होगी वो निकालेंगे, ठीक है। तो अपना पहला आता है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, हम इसको यहीं रख देते हैं, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, CV, ठीक है। अब देखो CV है अपने पास, स्थिर आयतन पर अगर हम ऊष्माधारिता की बात कर रहे हैं तो हमें स्थिर आयतन पर ऊष्मा को भी अवशोषित करना पड़ेगा। जैसे कोई निकाय है, जिस पदार्थ है जिसने स्थिर आयतन पर ऊष्मा QV ऑब्जर्व की, जैसे ही उसने QV ऑब्जर्व की तो उसका टेम्परेचर T1 से कहाँ पहुँच गया, T2 पहुँच गया, और उसकी स्थिर आयतन पर उसकी ऊष्माधारिता क्या होगी, CV होगी। ये अपने पास कंडीशन है, और फॉर्मूला अपने को पता है, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। तो अपन निकाल लेंगे यहाँ से CV इज इक्वल टू
क्यू वी अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना, ये हो गया सी वी इजिकल टू क्यू वी अपॉन T2 माइनस T1 हो गया। अब देखो क्या होता है, क्यू वी पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, अगर स्थिर आयतन पर हम ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगी, ई डेल्टा ई या डेल्टा यू, यानी स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो हम इसको सी वी इजिकल टू डेल ई अपॉन डेल टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखा ये मैंने, डेल ई का तो ये लिख दिया, ये डेल्टा टी और ये अभिक्रिया स्थिर आयतन पर हो रही है सी वी, ठीक है ना, यानी आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है, ठीक है ना, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब हम बात करते हैं कि ये आता है अपना स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होती है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होगी हमारी Cp, ठीक है। अब देखो हम जब स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता की बात कर रहे हैं तो माना कोई पदार्थ है जो Qp ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, Qp ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, Qp ऊष्मा को अवशोषित करने से उसके टेम्परेचर जो T1 जो है T2 में बदल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जिससे उसकी ऊष्माधारिता क्या हो रही है, Cp हो रही है, ठीक है ना। लगाते हैं ऊष्माधारिता का फॉर्मूला Cp इज इक्वल टू Qp अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, ये बात हो गई T2 माइनस T1। कल हमने पिछली क्लास में हमने Qp निकाला था, Qp या फिर हम यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट कि क्या जानते हो आप कि Qp इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस पी डेल्टा वी, हमने कल पिछली क्लास में हम निकाला था Qp इज इक्वल टू E प्लस पी डेल्टा वी, और E प्लस पी डेल्टा वी हमारा क्या था, E प्लस पी डेल्टा वी क्या था हमारा, एंथैल्पी थी, हमने एंथैल्पी की बात कर ली थी। एंथैल्पी हमारा क्या होता है, H इक्वल टू E प्लस पी डेल्टा वी, ये हमारा होता है चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है ना। एंथैल्पी में ये एंथैल्पी होती है हमारी E प्लस पी डेल्टा वी, तो हमने बात कर ली थी E प्लस पी डेल्टा वी की, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H हम यहाँ लिख सकते हैं, तो Cp क्या हो जाएगा, डेल H अपॉन डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, तो डेल्टा T हमने लिख दिया, स्थिर दाब पर हो रहा है, तो ये हमारा आ गया Cp। Cv हमारा क्या आया था, आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है, एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है, ठीक है ना। दो चीज़ें हो गई आपके पास, Cp और Cv हो गया। अब हम आगे आप लिख रहे हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगली बार, इसको इस वैल्यू को मैं वापस लिखूंगी, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब हम क्या आगे की बात करते हैं, देखो इन दोनों को पहले हम साइड में वापस लिख देते हैं। ये हो गया हमारा Cv क्या था, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये हमारा था Cp डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, अब देखो एक जैसे है ना, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जिसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा उसकी ऊष्माधारिता कम होगी, और जिसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है उसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा होगी, ऊष्मा को ज़्यादा धारित कर पाएगा। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, Cp व Cv में हम संबंध पढ़ेंगे, Cp व Cv में हम संबंध पढ़ेंगे। Cp व Cv में संबंध पढ़ने के लिए क्या करेंगे, अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है Qv और एक होती है Qp। Qv क्या था हमारा, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा, Qp क्या था, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। दो चीज़ें थी अपने पास, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा और स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। अब क्या होता है, कल दो चीज़ें और पढ़ाई थी, Qv इज इक्वल टू डेल्टा E, ठीक है ना।
जो स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा होगी वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी, और जो स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा होगी वो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होगी। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो, हम जो स्थिर आयतन पर ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में सीधा परिवर्तन हो रहा है, केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, जिससे उसके तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अब देखो, अगर अपन कोई ऊर्जा स्थिर दाब पर अवशोषित कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, और एंथैल्पी क्या होती है, E प्लस पी डेल्टा वी, ठीक, यानी पी डेल्टा वी क्या था अपना, W था, W इक्वल टू पी डेल्टा वी था, ठीक है। अब हमारी ये बात हो चुकी थी। क्या होता है कि जब हम स्थिर दाब पर ऊष्मा को अवशोषित करेंगे तो क्या होगा, हमको हमारी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ निकाय को कार्य भी करना पड़ेगा, यानी उसकी एक तो आंतरिक ऊर्जा में कम परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य भी करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है तो उसके टेम्परेचर में कम वृद्धि होगी, मतलब होगी वृद्धि लेकिन इसकी तुलना में कम वृद्धि होगी, ठीक है ना, कम वृद्धि होगी। जैसे इसके टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है 50 की और इसके टेम्परेचर में वृद्धि 40 की हो रही है, क्योंकि इसमें तो केवल वो ऊष्मा है जो आंतरिक ऊर्जा में ही परिवर्तित हो रही है, लेकिन इसमें जो हम ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं वो किसमें, एक तो आंतरिक ऊर्जा में और एक किए गए कार्य में परिवर्तित हो रही है, यानी बंटवारा हो गया ना। यानी तो इसकी तापमान में निकाय जब कार्य कर लेगा तो तापमान तो कम होगा, इसलिए इसके तापमान में कम वृद्धि हो रही है, वृद्धि तो हो रही है लेकिन कम वृद्धि हो रही है। अब क्या करते हैं हम, जैसे अगर हमको अब ये रिएक्शन करवानी है, समान ताप पर रिएक्शन करानी, किस पे, समान ताप करवाना है। समान ताप करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा और इसको थोड़ा कम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है, माना कि इन दोनों को हमको 100 करना है, ठीक है ना, इन दोनों को बराबर करना है तो हमको इसको 60 देना पड़ेगा, इसको 50 और देना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा जिससे ये दोनों समान अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है ना। जब इसको अपन ज़्यादा देंगे तो हम इसको Cp के देंगे, ठीक है ना, Cp यानी Cp का मान ज़्यादा हो जाएगा और Cv का मान कम हो जाएगा। इसी के बेस पे हम इसको डेराइव करते हैं। देखो Cp Cv में संबंध निकालते हैं अपन, Cv और Cp और Cv में हम संबंध निकालते हैं तो क्या होता है, Cv, ये इसको इक्वेशन 1 दे दो, ये इसको इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन दे दी। अब अपन बात करते हैं, Cp का मान ज़्यादा था, Cv का मान कम था, मतलब समीकरण 2 में से एक को माइनस करने पर, ठीक है ना, Cp में से जब Cv को अपन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर पर थी ये, कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, और ये V हो गया समीकरण नंबर 3, नाम दे दो इसको, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या अपन करते हैं, आपको पता है, आपको क्या पता है, डेल्टा H इज इक्वल टू E प्लस पी डेल्टा V। आपको क्या पता है कि एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, E प्लस पी भी पता होता है। अब अपने को क्या करना है, ये जो समीकरण, इसको नंबर दे दो 4, जो समीकरण नंबर 4 है उसको आपको क्या करना है, स्थिर दाब पर कांस्टेंट प्रेशर रखना है, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करना है, ताप के सापेक्ष इसको अवकलन करवाना है, ठीक है ना, अवकलन करवाना है। करवाइए अवकलन, इसका अवकलन करवाएंगे तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T किसके सापेक्ष करवाना है, ताप के सापेक्ष, कांस्टेंट क्या रखना है, स्थिर दाब, ठीक है ना। वापस E का करवाइए, डेल्टा E किसके सापेक्ष करवाना है, डेल्टा T के सापेक्ष, कांस्टेंट क्या रखना है, P कांस्टेंट रखना है। देखो जो भी कांस्टेंट चीज़ होती है ना वो बाहर आएगी। अब देखो स्थिर दाब पर करवा रहे तो P का क्या हो जाएगा, P का P आ जाएगा, इसका होगा ही, ठीक है। अब देखो V का कराना है तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T किस पे कराना है, कांस्टेंट प्रेशर पर। ये चीज़ अपने आ गई, इसको समीकरण नंबर दे दूँ 5। अब देखो समीकरण 5 किसकी वैल्यू को बता रहा है, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर पर। और अपने समीकरण नंबर आप 3 को ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या है, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर है,
तो यानी हम ये वैल्यू को इसमें रख सकते हैं, इसकी वैल्यू को रखिए आप, सी पी माइनस सी वी, ये सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू को यहाँ रखिए, देखो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये प्रेशर कांस्टेंट, प्लस ये पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये प्रेशर आ गया, ठीक है ना। ये वैल्यू तो हमने यहाँ रख दी। अब इस ये रख दो माइनस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। ये समीकरण हमारा हो गई समीकरण नंबर 6, इक्वेशन 6, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या करना है, जो ये जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना, आपको पता है आंतरिक ऊर्जा जो किसका फलन होती है, अगर अपन आंतरिक ऊर्जा को ताप, दाब और आयतन का फलन माने, यानी अपन यहाँ पे देखो हमने स्थिर दाब पर सारी अपन अभिक्रिया करवा, मतलब ये पूरा प्रोसेस स्थिर दाब पर करवा रहे, तो अगर हम इसको दाब को स्थिर कर देवें तो आंतरिक ऊर्जा किसका फलन हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टी और वी का फंक्शन हो जाएगी ना, टी और वी का फंक्शन हो जाएगी। अब देखो टी और वी का फंक्शन हो जाएगी तो करो इसका अवकलन, अब अपने को इसका क्या करना है, अवकलन, ठीक है ना। अब जब इसका अपन अवकलन करेंगे, कैसे करेंगे अवकलन, वही डी यू अपॉन ताप के सापेक्ष करेंगे, फिर ताप के सापेक्ष ही करेंगे इसका, ठीक है ना। सॉरी, अरे यार यहाँ से इसका हम अवकलन करेंगे, डी यू इज इक्वल टू, देखो पूरे फलन का करेंगे डी यू ताप के सापेक्ष, एक कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, वापस टी का होगा तो डी टी, प्लस ये हमने पिछली बार जैसे किया था ना वैसे, वापस पूरे फलन का डी यू अपॉन डी वी के सापेक्ष, टेम्परेचर इस बार कांस्टेंट रहेगा, वी का क्या हो जाएगा डी वी डेल्टा वी, ठीक है ना, ये डेल्टा वी हो गया, ये अपना हो गया डी यू क्यू लेने का। अब इसमें अपने को क्या करना है, अपने सारी प्रक्रिया जैसे करवा रहे हैं, डेल्टा टी के सापेक्ष कांस्टेंट प्रेशर में इसको परिवर्तित करने पर, ठीक है ना, डी टी का भाग में, देखो डी यू जगह कम पड़ रही है ना, इसको रफ कर दें, इसको यहाँ से थोड़ा रफ कर देते हैं, बाकी चीज़ें ये काम नहीं आएगी अपने, ठीक है ना, अपने ये इक्वेशन काम में आएगी, इक्वेशन 6, ठीक है ना, डी यू अपॉन डी टी। अब हम इस इक्वेशन को क्या करना है, ताप के सापेक्ष करना है स्थिर दाब पर, ये ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर हो गया, ठीक है ना, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। हम जब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को ई से डिनोट कर रहे हैं तो सब जगह ई से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे ई से ही डिनोट कर देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना, ये डी ई हो गया। अब देखो डी ई अपॉन डेल्टा टी इंटरनल एनर्जी वी, ये डी टी हमको क्या करना था, ताप के सापेक्ष दाब का भाग देना था, ये रहा, प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और ये कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब देखो ये डी टी कांस्टेंट प्रेशर तो वैसे कांस्टेंट, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो डी ई डी टी पी है, ये आपको कहाँ दिख रहा है, डी ई डी टी पी, ये आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप इस वाली वैल्यू को यहाँ रख सकते हो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, रख देते हैं, चलो ठीक है रखो यहाँ पे, ये हमारे आगे कोई काम नहीं आएगा, हम इसको रफ कर देते हैं, ये हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, ये भी चलो ठीक है। आगे से आगे प्रोसेस आप उतारते जाना साथ में, ठीक है। ये मैं वापस लिख रही हूँ, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी की जगह हमको ये वाली रखनी है, ठीक है ना। तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया वी, शायद यहाँ पे प्लस का निशान था, है ना, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे हमारा प्लस का निशान था, आपको दिखाने लगा, डेल्टा ई प्लस क्या हो जाएगा अपना, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी, ये टी
इसको रफ कर देते हैं हम। पहले हम यहाँ तक की वैल्यू रख रहे हैं, इसलिए यहाँ ये लिखूँगी मैं इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये कांस्टेंट प्रेशर। देखो हमने खाली इसकी वैल्यू रखी थी, कहाँ, इस वाले की वैल्यू ये वाली रखी थी, अब ये भी तो बाकी है, तो इसको अपन रख देंगे P, ये एज इट इज यहीं आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी P प्लस सॉरी माइनस था डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी वी, ठीक है ना। अब इसको अपन इक्वेशन दे देंगे 7। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब देखो दो चीज़ कट रही है, आपको कॉमन दिख रही होगी, कुछ कॉमन दिख रही होगी। देखो ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो, लास्ट वाले सेम है, डी ई अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के साथ में, तो ये हो जाएगी अपनी कैंसिल। ये अपनी कैंसिल होने के बाद अपन इसको वापस लिख देंगे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया पी, और यहाँ पे हो गया पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और पी हो गया, ठीक है ना। अब देखो आपको इन दो टर्म में भी कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, कॉमन नज़र आ रहा है ना, तो देखो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, देखो ये पहले अपन कॉमन ले लेते हैं, डी वी अपॉन टी डेल्टा टी, पी अपन ने ले लिया, तो ये क्या बच गया अपने यहाँ पे पी बच गया, प्लस में अपने पास क्या बच गया, अब चेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। इसको डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 8 इक्वेशन हो गई, ये 8वीं अपने 8वीं इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अब देखो ये डी वी डी ई अपॉन डी वी, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ में ये है, ठीक है ना। इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारा होता है इंटरनल प्रेशर। क्या होता है, इंटरनल प्रेशर, ठीक है ना। इंटरनल प्रेशर यानी अब जब हम आदर्श गैस की बात करते हैं तो आदर्श गैस के लिए मतलब गैस के बीच में कोई प्रेशर नहीं होता है, तो यानी इसके लिए जो है ये इंटरनल प्रेशर का मान जो है 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने कॉमन ले, इसका मान 0 हो गया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, और ये यहाँ पे पी को हम आगे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये जब ये 0 हो गया तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होके ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब एक और अपन आगे बात आती है, अब क्या होगा, क्योंकि ये देखो इंटरनल गैस के अणु जो होते हैं यहाँ, ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण कितना कम होता है। अपन प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, इंटरनल प्रेशर, गैस के अणुओं के मध्य कितना आकर्षण होता है, बहुत ही कम होता है, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये इंटरनल प्रेशर इसके लिए क्या हो जाएगा, आदर्श गैस के लिए 0 होता है, इसलिए हमने इसका मान 0 रख दिया, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये यहाँ आ गया। देखो आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, आपको एक समीकरण और याद आ रही होगी, ठीक है, आपको एक समीकरण ये याद आ रही होगी, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। पी वी इक्वल टू एन आर टी कौन सी समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है ना। अगर हम इक्वल टू एन इक्वल टू 1 मोल के लिए अपन लेवें, ठीक है ना, 1 मोल के लिए अपन लेवें तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है ना। अगर हम केवल वॉल्यूम की बात करें तो आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, ये पी। हमारे वैसे ये समीकरण ही आगे काम आएगी, इसलिए मैं इसको रफ कर दे रही हूँ एक बार में, ठीक है ना। अब देखो ये v अपॉन आर टी अपॉन पी है। अब अपने को क्या करना है, इस v का भी जैसा हम पूरे प्रोसेस में करते हुए आए हैं कि v का भी हमको क्या करना है, ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन करना है। तो डी वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। r क्या है, स्थिरांक है, और p भी क्या है अपना, स्थिर है, और ताप के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1, यानी r अपॉन
P हो गया, ठीक है ना, R/P हो जाएगा। अब देखो ये dV/dt क्या है अपने पास, P है। तो इस वाली समीकरण को, ये जो समीकरण अपनी है शायद 9 तक हो गई थी, इसको 9 दे देते हैं, और ये हो गई अपनी 10। अब इसे 10 वाले मान को समीकरण 9 में रखने पर, ठीक है ना, वापस उतार देते हैं, Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा, P। इसकी जगह पे क्या रखना है, R/P, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और आपको पता है ना R क्या है, R जो है, R क्या है, गैस स्थिरांक। R क्या है, गैस स्थिरांक, ठीक है ना। ये अपनी हो गई जो Cp और Cv में क्या रिलेशन होता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, या फिर इसको अपन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारी का जो अंतर होता है वो गैस स्थिरांक R के बराबर होता है। हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने क्या बात करी, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता क्या होती है, ऊष्मा को धारण करने की क्षमता, या फिर चलो ठीक है, ऊष्मा को धारण करने की क्षमता, यानी हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू del Q/del T, यानी हम जो एकांक टेम्परेचर पर हम जो ऊष्मा अवशोषित की जाएगी पदार्थ द्वारा, वो उसकी क्या होगी, ऊष्माधारिता हो जाएगी, ऊष्माधारिता हो गई। चलो ठीक है। अब हमने बात करी थी बाद में कि ऊष्माधारिता भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, और एक होती है अपने स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, ठीक है। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, दोनों की बात कर ली थी। अब स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को हम QV ऊष्मा अवशोषित करवा के उसके टेम्परेचर में चेंज कर रहे थे और उसकी ऊष्माधारिता CV निकाल रहे थे। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता में क्या हो रहा था, स्थिर दाब की ऊष्मा को अवशोषित करके ऊष्मा को टेम्परेचर में चेंज करवाया था, जिससे उसकी CP स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता निकाल ली थी, ठीक है ना। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ये मैं आपको डबल रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Cp माइनस Cv में रिलेशन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो बाद में हमने Cp और Cv की वैल्यू निकाली थी। Cp और Cv की वैल्यू कैसे निकाली थी, हमने इंटरनल एनर्जी यानी स्थिर आयतन पर कोई ऊष्मा अगर अवशोषित की जाती है, स्थिर आयतन पर अगर कोई ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो वह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। और अगर अपन कोई स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं तो वो ΔH यानी एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। इनकी अपन वैल्यू रख के इन दोनों का अपन ने मान निकाल दिया था। इन दोनों का मान निकाल के Cp और Cv पूरी इक्वेशन को अपन ने सोल्व करी। पूरी इक्वेशन को सोल्व वापस आप रजिस्टर में देखिएगा अपन ने कैसे अपन ने सोल्व करी, अगर आपने लिखा हो तो, ठीक है ना। Cp और Cv मैंने बताया था, Cp बड़ा होगा, अपने को ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। Cp माइनस Cv करके हमने पूरी इक्वेशन निकाल के ΔH का अवकलन किया था। फिर उसकी प्रोसेस जो भी है आपका प्रोसेस आप एक बार और देख लीजिए। PV इक्वल टू nRT करके मैं आपको यहाँ से वापस बता दे रही हूँ। ये यहाँ पे हमने 1 मोल लेके इसका भी अवकलन करके ये निकाला था, जिससे अपना फाइनल जो आया था फाइनल रिलेशन आया था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R गैस स्थिरांक, ठीक है ना। यानी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता में जो परिवर्तन होता है, मतलब जो अंतर होता है इनके बीच का, वो गैस स्थिरांक R के बराबर होता है, ठीक है ना। शुरू से लगाकर जितना भी एंड तक पढ़ाया आप उसको एक बार पढ़िएगा, क्योंकि आगे सारी क्लासें इन सब के ऊपर ही बेस होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम जूल के नियम की बात करेंगे। जूल थॉम्पसन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और आगे वापस पिछले कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको, ठीक है ना। ये आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।